हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल्स में इतिहास का राजनीति शास्त्र से सहसंबंध यानी कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद द पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम अपनी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में इतिहास का मानव शास्त्र से सहसंबंध, इतिहास का पुरातत्व शास्त्र से सहसंबंध और इतिहास का समाज शास्त्र से सहसंबंध इत्यादि टॉपिक भी पढ़ चुके हैं, जिसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है चैनल पर। तो देखते हैं इतिहास का राजनीति शास्त्र से सहसंबंध क्या है, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। प्राचीन काल से ही राजनीति शास्त्र इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहा है। प्रोफेसर एक्टन महोदय ने इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के घनिष्ठ संबंधों को इस कथन में समाविष्ट किया यानी मिलाया है कि राजनीति का मुख्य धारा इतिहास है। राजनीति की मुख्य धारा इतिहास है। ये नदी के बालू में यानी नदी की जो बालू और रेत है में स्वर्ण कण के समान है। एक्टन महोदय द्वारा राजनीति शास्त्र को बालू के स्वर्ण कण की संज्ञा देना इसलिए उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक राजनीति ने ही इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ दिया है। यानी हम प्रत्येक काल में देखेंगे तो राजनीति हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल के इतिहास लेखन में इतिहासकारों ने राजनीति पर ही मुख्यतः अपना ध्यान केंद्रित किया था। प्राचीन समय राज्य एवं राजनीतिक संस्थाएं ही इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु रही थी। यानी हम पहले के जो इतिहासकार देखते हैं तो इतिहासकारों ने जो समय था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इसमें राजनीतिक इतिहास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। वैदिक काल में भी यदि हम देखें तो सभा, समिति एवं विदत जैसी संस्थाएं अध्ययन का प्रमुख केंद्र रही हैं और यहीं से हम देखना आरंभ करते हैं कि किस प्रकार समय के साथ इन संस्थाओं से राजनीतिक इतिहास को गति एवं दिशा मिली। अब ये क्या थी? सभा, समिति और विदत क्या थी? वैदिक कालीन क्या थी? प्रशासनिक इकाइयां थीं। दिशा मिली। एल राउज महोदय ने तो इतिहास में राजनीतिक इतिहास को सबसे मनोरंजक विषय माना है। कुछ विद्वानों के अनुसार इतिहास ही तत्कालीन राजनीति की कहानी बताता है। इस तारतम्य में सीले महोदय का यह कथन उचित ही प्रतीत होता है कि इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है। सीले से भी एक कदम आगे बढ़कर एल राउज महोदय ने तो राजनीति शास्त्र को इतिहास की रीढ़ माना है। आगे पढ़ते हैं। राउज, एक्टन एवं सीले महोदय ने इतिहास और राजनीति शास्त्र के पारस्परिक संबंधों को काफ़ी रोचक ढंग से उल्लेखित किया है। वस्तुतः प्राचीन काल में तो इतिहास में राजनीति के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता ही था, परंतु आज भी इतिहासकार राजनीतिक सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में ऐतिहासिक घटनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। इतिहास और राजनीति की इसी घनिष्ठता के मद्देनजर कुछ समय पूर्व तक अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का अध्यापन एक ही विभाग द्वारा किया जाता था, परंतु अब समाजशास्त्र की भांति ही राजनीति शास्त्र भी एक स्वतंत्र विषय बन चुका है। यानी इन दोनों का आपस में एक ही विभाग द्वारा, एक ही अध्यापकों द्वारा दोनों को पढ़ाया जाता था, इतिहास को, राजनीति शास्त्र को। अब उसको राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र के द्वारा ही अलग अलग विषय बना दिया है। इतिहास और राजनीति शास्त्र के पृथक विषय के रूप में अस्तित्व में आने के बावजूद एक इतिहासकार राजनीति शास्त्र की एवं एक राजनीति शास्त्री इतिहास की कदापि अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इतिहासकार को राजनीति की समझ होनी चाहिए और राजनीतिज्ञ को इतिहास की समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से विषय जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। अभी भी भारत के कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तरी इतिहास के पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अच्छी विषय के रूप में सम्मिलित है। वहीं राजनीति शास्त्र में भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान में जबकि विश्व कई राजनीतिक समस्याओं यथा दलगत राजनीति, आतंकवादी, मानवाधिकारों का हनन, संसदीय प्रणाली से लोगों का घटता मोह इत्यादि से जूझ रहा है, ऐसे में जनसामान्य अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु इतिहासकारों एवं राजनीति शास्त्रियों की ओर देखता है। वस्तुतः वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं के अंकुर अतीत की राजनीति में छुपे हुए हैं और एक इतिहासकार ही उन कारणों को
तथ्य के परिवेश में खोज सकता है और अतः अनुशासनात्मक उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत एवं राजनीतिज्ञ इतिहासकार के संभावित निष्कर्षों का लाभ उठाकर वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं का समुचित समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार इतिहास और राजनीति साथ मिलकर वर्तमान ही नहीं भविष्य की राजनीति को भी सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन का लाभ उठाकर एक राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक कौशल में यथेष्ट वृद्धि कर सकता है एवं यह भी एक मुख्य तथ्य है कि राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण ऐतिहासिक विकास क्रम के मद्देनजर ही होता है। इस तारतम्य में एस के कोचा महोदय ने लिखा है कि शासन तथा इतिहास का संबंध कुछ ऐसा ही है जैसा कि वनस्पति शास्त्र का वनस्पति से तथा जीव शास्त्र का प्राणियों से है, क्योंकि प्रारंभ में जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन इतिहास के एक अंग रूप में ही किया जाता था तब शासन प्रबंध के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को राजनीतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए इतिहास का ही आश्रय लिया जाता था। फ्रीमैन महोदय ने भी इतिहास को इसी कारण भूतकाल की राजनीति की संज्ञा दी है। यानी फ्रीमैन महोदय ने इतिहास को क्या कहा है? भूतकाल की राजनीति। पर आज के परिप्रेक्ष्य हम सांस्कृतिक इतिहास भी पढ़ते हैं, आर्थिक, राजनीतिक सभी इतिहास पढ़ते हैं, पर फ्रीमैन महोदय ने भूतकाल की राजनीति किसको कहा है? इतिहास को। इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के समवाय का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के घनिष्ठ संबंधों का विश्लेषण हम पूर्व में कर चुके हैं। अब हम यहाँ उनके सहसंबंधों की उपयोगिता पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वस्तुतः एक इतिहासकार के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु अतीत की राजनीति भले ही हो, परंतु वह स्वयं वर्तमान का प्रतिनिधि है। अतः वह वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अतीत की राजनीति का अध्ययन करने के लिए बाध्य हो जाता है और फिर समसामयिक रुचि भी वर्तमान की राजनीतिक समस्याओं के समाधान को इतिहास में ढूंढने का प्रयास करती है। अतः एक इतिहासकार समसामयिक रुचि की अनदेखी भी नहीं कर सकता। एक राजनीति शास्त्री भी समसामयिक समाज का ही प्रतिनिधि है, अतः वह भी वर्तमान की अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु इतिहास में दिशा निर्देश प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी कोई व्यक्ति है कि अगर उसके वर्तमान की अपनी कोई राजनीतिक समस्या है तो उसका समाधान वो कहाँ देखता है? इतिहास में, जो पहले भूतकाल में घटित हो चुका है। राजनीति के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखकर एक ऐतिहासिक पहल की थी। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनय के सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक होते हैं, यानी उसके सिद्धांत वो आज भी प्रासंगिक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक इतिहास की एक प्रमुख विषय वस्तु है जिसका लाभ इतिहास का अध्ययन कर वर्तमान का राजनीति शास्त्री उठा सकता है। यानी इतिहास का अध्ययन करता है किसमें? राजनीति इतिहास के, पर वर्तमान में राजनीति शास्त्री फायदा उठा सकता है इतिहास का उपयोग करके। बलबन का राजत्व का सिद्धांत तत्युगीन समय में ही नहीं वर्तमान में भी कुछ सीमा तक प्रासंगिक होता है। यानी उसने राजत्व सिद्धांत में क्या किया था? राजत्व सिद्धांत में उसने ईश्वरी कृपा का बताया था कि मुझे ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरी बात मानो। प्रशासनिक सुधारों एवं भूराजस्व सुधारों की दृष्टि से शेरशाह सूरी आगे बढ़ते हैं। अकबर का अग्रगामी शासक था और अकबर ने वर्तमान शासन व्यवस्था का आधार सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए हमें साथ साथ ब्रिटिश संवैधानिक विकास का भी सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन द्वारा दिए गए विभिन्न चार्टर अधिनियमों तथा 1909 ईस्वी का मार्लियामेंटो सुधार एवं 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इत्यादि ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति, दिशा एवं अर्थ दिया था। अतः इतिहास लेखन, इतिहास शिक्षण एवं इतिहास अध्ययन को सहज, सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए इतिहास का राजनीति शास्त्र से समवाय करना उपयोगी सिद्ध होगा। आगे पढ़ते हैं। इतिहास का राजनीति शास्त्र से समवाय करते समय हमें यह सावधानी भी रखना चाहिए कि यह समवाय उतनी ही सीमा तक किया जाए जहाँ तक वह यह वांछनीय हो, ऐतिहासिक घटनाक्रम के समझने में सहायक हो। विद्वानों के अनुसार सीमा से कम या अधिक सहसंबंध विषय की अस्पष्टता
अथवा कृत्रिमता उत्पन्न कर समवाय को हास्यास्पद एवं आरोपित बना देता है। अतः उपयुक्त अवसर पर उपयुक्त मात्रा में हो समवाय स्वाभाविक, उपयोगी और प्रभावी बन सकता है, यानी एक दूसरे से सहायता लेना। इतिहास और राजनीति शास्त्र में एक और रोचक से संबंध यह है कि वर्तमान में राजनीति शास्त्र के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु ही है, एवं यही वर्तमान की राजनीति भविष्य में जब अतीत में परिवर्तित हो जाएगी तो यह अतीत की राजनीति के परिवर्तित स्वरूप में इतिहासकारों के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु बन जाएगी। यानी जो अभी राजनीति चल रही है वो आगे जाएगी तो ये जो राजनीति यहाँ पे चली ये पीछे हो जाएगी, यानी इतिहास बन जाएगी। तो इतिहासकारों को ये वर्तमान की राजनीति जब अतीत की बन जाएगी तो एक इतिहास के रूप में इतिहासकारों को पढ़नी पड़ेगी, पर जो इतिहासकारों के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु बन जाएगी। अतः इतिहासकार अपने इस अतीत की राजनीति के अध्ययन में तथ्ययुगीन राजनीतिज्ञों के निष्कर्षों का भी परीक्षण कर सकता है। अब ये राजनीति पुरानी बन गई, इतिहासकार इसका अध्ययन करेगा तो इसके अध्ययन से वह तथ्ययुगीन जो उस समय चल रही होगी नई राजनीति उससे उसके विश्लेषण कर सकेगा घटनाओं का या राजनीतिज्ञों का, और इन सब घटनाओं का विश्लेषण कर इतिहासकार अपने जो निष्कर्ष देगा वह निश्चित रूप से वर्तमान की राजनीतिज्ञ के लिए उसकी राजनीति को परिपक्व बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इतिहास एवं राजनीति शास्त्र परस्पर अन्योन्याश्रित हैं और उनका सहसंबंध स्थापित कर हम इतिहास एवं राजनीति शास्त्र दोनों की ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इतिहास और अर्थशास्त्र का सहसंबंध। इसी वीडियो में देखते हैं इतिहास के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु मानव उसके क्रियाकलाप हैं। अतः मानव की उत्पत्ति के साथ ही इतिहास का आरंभ हो जाता है। आदि मानव अपनी आजीविका के साधनों की खोज में जैसे जैसे प्रगति करता गया वैसे वैसे इतिहास को भी गति, दिशा एवं अर्थ मिलता गया। आजीविका के साधनों को ही हम तथ्ययुगीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में देखते हैं, यानी आजीविका के साधन क्या है? अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार। प्राचीन काल में प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु समाज की अर्थव्यवस्था का आधार ही था। यानी हम जहाँ जहाँ इतिहास पढ़ेंगे वहाँ वहाँ हमें आधार अर्थशास्त्र या उसकी अर्थव्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, जिसके तहत हम देखते हैं कि पाषाण कालीन मानव की आजीविका का प्रमुख साधन आग खेत और खाद्य संग्रह था। यानी वो शिकार करते थे और जो भोजन है वो उसे इकट्ठा रख करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न स्थलों से उत्खनन के फलस्वरूप मिले साक्ष्य इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था व्यापार प्रधान थी, यानी व्यापार ज़्यादा होता था उनकी अर्थव्यवस्था में। ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। ऋग्वैदिक काल में पशु पालते थे और कृषि थी। कालांतर में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गया। अब कृषि भी, पशुपालन भी, व्यापार भी क्या बन गए? समाज के अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन में हम इसकी प्रमुख विषय वस्तु अर्थव्यवस्था की अनदेखी नहीं कर सकते। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था एवं उसके आर्थिक सुधारों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में हम अंग्रेजों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन के संदर्भ में दादाभाई नौरोजी की कृति पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर.सी. दत्त की कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन अ विक्टोरियन एज सहित एम.जी. रानाडे और दिनसा वाचक के आर्थिक विचारों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई भी इतिहासकार 20वीं शताब्दी के विश्व के इतिहास की रचना करते समय क्षतिपूर्ति, 1929-30 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट, न्यू डील आदि की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता। विश्व इतिहास की कोई भी क्रांति क्यों न हो, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कारण अवश्य उत्तरदायी होते हैं, यानी कुछ ना कुछ कारण होता है जिसको आर्थिक कारण सम्मिलित होते हैं। इतिहास से संबंधित अतीत की कोई भी घटना क्यों ना हो, चाहे वह किसी साम्राज्य का उत्थान हो या पतन, चाहे कोई युद्ध, सभी आगे देखते हैं कि नेपथ्य में आर्थिक कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निहित होते हैं, यानी मिले हुए होते हैं या देखने को मिलते हैं। क्या आर्थिक कारण? भारतीय इतिहास के संदर्भ में महमूद गजनवी
मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, नादिर शाह आदि के भारत पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण भारतीय धन समृद्धि को लूटना भी था। वो बात अलग है कि कुछ आक्रमणकारी आए जो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की भव्यता देखकर यहीं रुक गए, जैसे शक, पहलव इत्यादि, पर ये लोग लूट कर ले गए। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक नीतियों का अवलोकन हम इतिहास के तहत करते हैं और वर्तमान के अर्थशास्त्री इन अध्ययनों का लाभ उठाकर वर्तमान में अर्थशास्त्र संबंधी नीतियों का निर्धारण करते हैं। ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन आज हमारे आर्थिक नियोजन का प्रमुख आधार बन गया है। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी के पश्चात वहाँ पर अपनाई गई आर्थिक नियोजन प्रणाली से प्रेरणा लेकर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया है। इतिहास की दिशा एवं गति को प्रभावित करने में अर्थव्यवस्था की भूमिका को देखते हुए वर्तमान में आर्थिक इतिहास लेखन पर विशेष बल दिया जा रहा है। इतिहास ही नहीं, आज अर्थशास्त्र के तहत भी आर्थिक विचारों का इतिहास और विभिन्न देशों के आर्थिक इतिहास का अध्ययन किया जाने लगा है। आर्थिक विचारों के इतिहास के तहत अतीत के आर्थिक सिद्धांतों के विश्लेषण के पश्चात उनकी पुष्टि अथवा खंडन किया जाता है और नवीन आर्थिक सिद्धांतों की खोज की जाती है। इस प्रकार अंतः अनुशासनात्मक उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत एक अर्थशास्त्री आज इतिहास का अवलोकन कर अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास एवं अर्थशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सर जॉन सीले ने इस संबंध में लिखा है कि अर्थशास्त्र के बिना इतिहास नींव रहित है और इतिहास के बिना अर्थशास्त्र फलहीन है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में हमने पढ़ा इतिहास का राजनीति शास्त्र से और अर्थशास्त्र से सहसंबंध। जिस किसी को इस वीडियो का लिंक की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।